प्राकृतिक दुनिया जीवन की उल्लेखनीय विविधताओं का घर है और इस जैव विविधता को संरक्षित करने व पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं। इनमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य व बायोस्फीयर रिजर्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एपिसेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि इस वीडियो की शुरू में मैंने बताया कि प्राकृतिक दुनिया जीवन की उल्लेखनीय विविधताओं का घर है और इसकी जैव विविधता को संरक्षित करने व पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं, जिसमें हमारा राष्ट्रीय उद्यान शामिल होता है, वन्य जीव अभयारण्य शामिल होता है और बायोस्फीयर रिजर्व शामिल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो के अंत में आप जान पाएंगे कि एक नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य व बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है। तो यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज के इस वीडियो में देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इन 3 प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों के बीच के अंतर में सबसे पहले हम देखेंगे इनकी डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, किसे राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, किन्हें वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं और किसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनकी डिफिनीशन से। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नेशनल पार्क की परिभाषा। नेशनल पार्क क्या होते हैं। तो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान एक तरह के प्राकृतिक सौंदर्य और पारिस्थितिक महत्व के ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्र होते हैं, ऐसे डेजिग्नेटेड एरिया होते हैं जो वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए संरक्षित हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य और पारिस्थितिक महत्व के निर्दिष्ट क्षेत्र होते हैं जो वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए संरक्षित होते हैं। ठीक है, और ये जो पार्क है, ये पार्क अक्सर परिदृश्य को संरक्षित करने, लैंडस्केप को संरक्षित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेशनल पार्क है उसका जो परिदृश्य है, जिसका जो लैंडस्केप है, उसको संरक्षित करने के लिए इन नेशनल पार्कों की स्थापना की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह जो क्षेत्र होता है, नेशनल पार्क होता है, ये क्षेत्र प्रदूषण, औद्योगिकरण और मानव शोषण से सुरक्षित होता है। इसके बाद देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं। ठीक है, तो वन्य जीव अभयारण्य ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जिन्हें सरकारें उनके पारिस्थितिक, जीव जंतु, भू आकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी विज्ञान के महत्व की विशेषताओं को देखते हुए उनकी सुरक्षा, प्रचार व इसके वन्य जीवन व पर्यावरण को विकासशील बनाने के उद्देश्य से अधिसूचित करती है, नोटिफाई करती है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये एक तरह के प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जिन्हें जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, डेजिग्नेट करती है। क्यों करती है, इन वन्य जीव अभयारण्यों में पाई जाने वाली पारिस्थितिक, जीव जंतु, भू आकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक प्राणी विज्ञान महत्व की विशेषताओं के कारण। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व भूमि या पानी, ठीक है, भूमि या पानी का एक कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं भूमि हो या पानी, ये दोनों पर लागू होता है। एक लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, ठीक है, जो पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण व मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए समर्पित होते हैं। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड होते हैं किसके लिए, मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंधों में सुधार के लिए। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, इसमें जो मनुष्य या कम्युनिटीज होती हैं उनका योगदान इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के मामले में वे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य की तुलना में बड़े प्राकृतिक आवास के क्षेत्र हैं। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये क्या होते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान जो हमने ऊपर देखा, नेशनल पार्क या जो अभयारण्य होते हैं ना, उनकी तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, यानी कि उनसे भी बड़े होते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और इसमें एक या अधिक राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य शामिल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई नेशनल पार्क या कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो जैसे बात करें, अगर मान लीजिए ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके अंदर नेशनल पार्क भी हो सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कवर हो सकती है। ठीक है, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर
एक या एक से ज्यादा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तुलना में बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिफिनीशन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, आइए समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं और देखते हैं इनके बीच का अगला डिफरेंस। अब हमारा दूसरा जो डिफरेंस है वो है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव को लेकर। तो देखते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, तो पहला है हमारा नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं की रक्षा करना। ठीक है, तो ये है हमारा नेशनल पार्क का ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है कि उस पार्क की प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और पारिस्थितिक प्रक्रिया की रक्षा करना। ठीक है, इसी तरह हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पशु प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करना। ठीक है, जो भी उस सेंचुरी में, उस नेचुरल एरिया में प्रजातियां पाई जा रही हैं पशु की, पक्षियों की, उनके आवासों की रक्षा करना। और इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य है कि इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अक्सर लुप्त प्राय, इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त थ्रेटन्ड प्रजातियां शामिल होती हैं। ठीक है, तो खास करके इन लुप्त प्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा यहाँ पर की जाती है या उनके आवासों की रक्षा की जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का ऑब्जेक्टिव होता है किसी निर्दिष्ट क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई जो एरिया है, उस एरिया की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसकी संरक्षण या सुरक्षा करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा डिफरेंस। तो तीसरा डिफरेंस देखने से पहले एक बार अगर हम बात करें संक्षेप में, ब्रीफ में देखें कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हमारा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्राकृतिक और वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, तो जो अगर ब्रीफ में देखें तो जो नेशनल पार्क या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है हमारी, वो प्राकृतिक और वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण पर और सुरक्षा पर केंद्रित होती है। उनका जो मुख्य फोकस होता है वो किसके लिए काम करती है? प्राकृतिक और वन्य जीव संसाधन के संरक्षण पर। ठीक है, अब इसी तरह बायोस्फीयर रिजर्व को अगर संक्षेप में देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उसका जो उद्देश्य होता है वह सतत विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ एकीकृत संरक्षण। ठीक है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है? सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च के साथ संरक्षण करना। ठीक है, इसके बाद अगला डिफरेंस देखते हैं। तो अगला जो डिफरेंस है हमारा, डिफरेंस नंबर 4 है, वो है नामांकन प्राधिकारी या अथॉरिटी ऑफ नॉमिनेशन। तो इसमें हम देखेंगे ये जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व, इनको कौन नॉमिनेट करता है या उनके एरिया को कौन डिजिग्नेट करता है, उसके लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। ठीक है, तो जो नेशनल पार्क होते हैं वो किसके द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, राज्य सरकारों के द्वारा नेशनल पार्कों का नामांकन किया जाता है। इसी तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको भी कौन नॉमिनेट करता है? स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जो नामांकन प्राधिकारी है वो कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है दोनों के लिए। ठीक है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व, इन बायोस्फीयर रिजर्व के लिए यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम के तहत नामांकन के माध्यम से राज्य या केंद्र सरकार द्वारा होता है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक इंटरनेशनल कार्यक्रम है। ठीक है, इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो कि यूनेस्को के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, मैन एंड द बायोस्फीयर, और इसी के तहत या तो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, दोनों बायोस्फीयर रिजर्व को डिजिग्नेट या नॉमिनेट कर सकती हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ पर ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं जो यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाती है, ये कार्यक्रम क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग संक्षेप में MABB बोलते हैं। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किसने की? यूनेस्को ने की। ये तो ठीक है, इसकी जो शुरुआत वो किसने की? यूनेस्को ने। और कब की थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1971 से। ठीक है, 1971 में यूनेस्को ने मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये जो कार्यक्रम है ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। ठीक है, या अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य देख लेते हैं मैन एंड द बायोस्फीयर का। तो इसका उद्देश्य है प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के संयोजन से लोगों व उनके पर्यावरण के बीच के संबंध को सुधारना। ठीक है, तो इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के संयोजन से
जो लोग हैं, कम्युनिटीज हैं और उन जो पर्यावरण उनके बीच के संबंध को सुधारना। तो यूनेस्को के इस प्रोग्राम में मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम में जो लोग होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, लोकल कम्युनिटीज, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा डिफरेंस, नामांकन प्राधिकारी। आइए देखते हैं अगला डिफरेंस। तो ये डिफरेंस नंबर है 5, जो कि है कानूनी वैधता, लीगैलिटी। ठीक है, अब कानूनी वैधता देखेंगे, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व कैसे मिलती है इनको, या कौन सा एक्ट इनको लीगल या कानूनी वैधता देता है। तो जो नेशनल पार्क होते हैं उनको कानूनी वैधता कौन प्रदान करता है, उनको कानूनी वैधता प्रदान करता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, उसी तरह जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इनको भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ही कानूनी वैधता प्रदान करता है। और बायोस्फीयर रिजर्व के मामले में इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही कानूनी वैधता मिलती है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के कोर जोन में। ठीक है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन होता है उसमें वो उसको कानूनी वैधता वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मिलती है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम पहले दो चीजें और देखेंगे। पहले तो देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के ये जोन कितने जोन होते हैं। ठीक है, जोन कौन कौन से हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। तो सबसे पहले देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, तो ये जो अधिनियम था ये पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, 1972 में। ठीक है, 1972 में ये अधिनियम पारित किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था, ठीक है, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था अवैध शिकार को रोकना। ठीक है, अवैध शिकार को रोकना व व्यापार पे रोक लगाना। ठीक है, व्यापार पर रोक लगाना। तो ये था इसका उद्देश्य, अवैध शिकार को रोकना और व्यापार पर, उनके शिकार के व्यापार पर रोक लगाना। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये अधिनियम 1972 लागू हुआ था उससे पहले भारत में केवल 5 ही नेशनल पार्क थे। ठीक है, तो ये था हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की और इसके जोन की। ठीक है, तो देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसको 3 जोन में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहला जोन हम मान सकते हैं ये है हमारा कोर जोन। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो इसका दूसरा जोन होता है वो होता है हमारा बफर जोन। ठीक है, कौन सा जोन है, बफर जोन। ठीक है, और इसके बाद हमारा तीसरा जोन होता है। ठीक है, ये है हमारा तीसरा जोन, इस जोन को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके 3 जोन होते हैं, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। तो जो इसका कोर जोन होता है, ठीक है, इसको ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कानूनी वैधता मिली हुई होती है। ठीक है, अब ये जो कोर जोन होता है इसमें हर तरह की जो मानव एक्टिविटीज या ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं हर तरह से बैन होती हैं। ठीक है, सिर्फ मॉनिटरिंग को छोड़ के, तो इसकी सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर जो भी होगा होगा, इसके अलावा और भी कुछ भी यहाँ पे इस कोर जोन में अलाउ नहीं होता है। ठीक है, अब अगर इसके बाद बात करें बफर जोन की, जो हमारा इसके जो बिल्कुल कोर जोन से सटा हुआ होता है बफर जोन, इसमें क्या होता है यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज के लिए, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज के लिए या फिर रिसर्च एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, यहाँ पर गतिविधियां अलाउ की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशन या रिसर्च से लेकर एक्टिविटीज क्या होती हैं, अलाउ होती हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। और यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इक्का दुक्का एक आध ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउ किए जाते हैं इस बफर जोन में। ठीक, अब इसके बाद बात आती है हमारी ट्रांजिशन जोन की। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन जोन में आपको यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज भी, ह्यूमन सेटलमेंट भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाउ की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी अलाउ होती हैं। तो ये होता है हमारा ट्रांजिशन जोन। और इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो बफर जोन होता है, ठीक है, ये जो हमारा बफर जोन होता है ये काम करता है एक नेचुरल कॉरिडोर का, नेचुरल कॉरिडोर का, किसके बीच में, ट्रांजिशन जोन। ठीक है, किसके बीच में, ट्रांजिशन जोन और कोर जोन के बीच में। तो ये नेचुरल कॉरिडोर होता है ट्रांजिशन जोन और कोर जोन के बीच का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व जिसके हमने जोन को यहाँ पे देखा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा बायोस्फीयर रिजर्व। चलते हैं अगले डिफरेंस की ओर।
हमारा अगला जो डिफरेंस है वो है मानव गतिविधियां। अब हम मानव गतिविधियों से रिलेटेड डिफरेंस देखेंगे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व में किस तरह की मानव गतिविधियां अलाउ होती है और किस तरह की गतिविधियां मना होती है, बैन होती है। ठीक है, तो जो नेशनल पार्क होते हैं हमारे, वहां पर आप वैज्ञानिक अनुसंधान और विनियमित पर्यटन को या पर्यटन जैसे एक्टिविटीज अलाउ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ वैज्ञानिक रिसर्च रिसर्च की जा सकती है, साइंटिफिक रिसर्च की जा सकती है। ठीक है, और रेगुलेटेड टूरिज्म भी अलाउ होता है नेशनल पार्क में। ठीक है, जैसे कि अब लोग नेशनल पार्क विजिट भी करते हैं, तो यहाँ पे जो रेगुलेटेड टूरिज्म है उसको भी परमिट किया हुआ है नेशनल पार्क में। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये हुआ। उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, यहाँ पर विनियमित पर्यटन, यहाँ पर भी रेगुलेटेड पर्यटन टूरिज्म अलाउ है। उसके अलावा कुछ पारंपरिक वन उपयोग और चराई तक सीमित होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना, यहाँ पर पारंपरिक वनों के उपयोग और चराई, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनको अलाउ होता है, वहाँ की अपने जानवरों को वहाँ पे चराने के लिए और पारंपरिक वनों के उपयोग के लिए। ठीक है, तो जो वहाँ के लोग लोकल कम्युनिटीज होती है वो जंगलों से मिलने वाली लकड़ी, फल फूल का उपयोग कर सकते हैं और अपने जानवरों को वहां पर भी एक सीमा तक, एक लिमिट तक चराई करा सकते हैं, चराई करा सकते हैं। ठीक है, ये होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड ह्यूमन एक्टिविटीज। इसके बाद जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसमें यहाँ पे रहने वाले लोग, बायोस्फीयर रिजर्व में रहने वाले लोगों को चराई, वानिकी, ठीक है, कृषि, खेती जैसे सीमित अधिकार दिए जाते हैं। ये है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व में अलाउ होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला डिफरेंस। अगला डिफरेंस नंबर है 7, अनुमति की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन। ठीक है, तो अब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर इनको विजिट करने के लिए किस तरह की परमिशन की जरूरत है या परमिशन है या नहीं, उसको देखेंगे। तो जो नेशनल पार्क है हमारे, ठीक है, नेशनल पार्क में यहाँ अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है इनको विजिट करने के लिए। उसी तरह जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर अनुमति की जरूरी नहीं होती है, लेकिन जैसे फिर भी कुछ क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं वहां पर जाने के लिए भी हमको यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके साथ ही जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, यहाँ अनुमति जरूरी नहीं है, खास करके कोर जोन को छोड़ के। ठीक है, तो जो कोर जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वहां अगर आपको जाना, विजिट करना, तो वहां परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा जो हमारा ट्रांजिशन जोन या बफर जोन है, वहां अगर विजिट करना है तो उसके लिए इतनी खास परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो ये था हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन टू विजिट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला डिफरेंस है हमारा डिफरेंस नंबर 8, प्रबंधन, मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। इन संरक्षित क्षेत्रों, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व का संरक्षण या मैनेजमेंट या प्रबंधन कौन करता है, कैसे होता है। ठीक है, तो जो नेशनल पार्क होते हैं तो इनका प्रबंधन या मैनेजमेंट कौन करता है, इनका प्रबंधन करता है हमारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, और राज्य वन विभाग, तो ये दोनों मिलकर हमारे नेशनल पार्क का प्रबंधन करते हैं। उसी प्रकार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, इसका प्रबंधन कौन करता है, तो इसका प्रबंधन भी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और राज्य वन विभाग दोनों मिलकर करते हैं। और जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका जो प्रबंधन या मैनेजमेंट है वो कौन करता है, इसका जो मैनेजमेंट है वो हमारे सरकारी निकाय, ठीक है, या स्थानीय समुदाय जो लोकल कम्युनिटीज है वो, और वैज्ञानिक संस्थान, ये सारे मिलकर बायोस्फीयर रिजर्व का प्रबंधन या मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, ये जो हमारी अथॉरिटी है नेशनल टाइगर, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यह क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है वो स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है, और इसी अथॉरिटी के तहत, ठीक है, हमारे यहाँ, हमारे देश में टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है। ठीक है, टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है इसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तहत में। ठीक है, तो ये है हमारा एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। चलते हैं अगले डिफरेंस की ओर, डिफरेंस नंबर 9। ये है डिफरेंस हमारा संरक्षण श्रेणी के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व है, इनको किस तरह की प्रोटेक्शन मिली हुई है और कौन सी कैटेगरी के अंडर इनको प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, तो जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं इनको श्रेणी 2, कैटेगरी 2 के अंतर्गत IUCN संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर IUCN क्या है, IUCN है हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसी की जो कैटेगरी 2 है, IUCN की जो कैटेगरी 2 है, जो कि हमारी नेशनल पार्क से संबंधित है, उसके अंदर इसको संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है नेशनल पार्क को। ठीक है, इसी प्रकार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य है, इनको IUCN की जो कैटेगरी 4 है उसके तहत संरक्षण मिला हुआ है।
अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम द्वारा मान्यता दी गई। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जो यूनेस्को है उसका जो एमएबी प्रोग्राम है, ठीक है, उसके तहत ही इन बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्शन मिली हुई होती है। ठीक है, तो हमने एमएबी प्रोग्राम ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। हमने जो कवर नहीं किया है वो है हमारा आईयूसीएन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आईयूसीएन के बारे में भी जान लेते हैं। के तहत नेशनल पार्क को कैटेगरी 2 की सुरक्षा प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कैटेगरी 4 की सुरक्षा मिलती है। तो आइए देखते हैं आईयूसीएन के बारे में। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या है हमारी आईयूसीएन। ठीक, तो जो आईयूसीएन है वो एक प्रकार की गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक प्रकार की क्या है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। आईयूसीएन वो क्या, सिविल सोसाइटी है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका आप देखते हैं उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, आईयूसीएन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है प्रोटेक्ट नेचर। ठीक है, नेचर को संरक्षित करना, प्रोटेक्ट नेचर। ठीक है, प्रकृति को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर बात करें, अगर हेडक्वार्टर कहाँ है या इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, उसका मुख्यालय हमारा जेनेवा में है, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके बाद देखते हैं जो भारत है, इसने 1969 में आईयूसीएन को ज्वाइन किया था। ठीक है, 1969 में भारत ने आईयूसीएन को ज्वाइन किया। और इस आईयूसीएन की स्थापना, ठीक है, आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। कहाँ हुई थी, फ्रांस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो इसकी स्थापना है वो 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी। अब इस आईयूसीएन का एक मोटो है, ठीक है, जिसके तहत ये सारे प्रोग्राम या कार्यक्रम चलाती है। तो इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है यूनाइटेड फॉर लाइफ। ठीक है, यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मोटो है, आईयूसीएन का क्या मोटो है, यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। ठीक है, अब ये जो आईयूसीएन है ये कुछ प्रकार की कैटेगरी या श्रेणियां जारी करती है। ठीक है, जिनके तहत प्रकृति को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी कौन कौन सी श्रेणियां, कौन कौन सी कैटेगरी आईयूसीएन के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है 1A। इस कैटेगरी के तहत यह स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व को नॉमिनेट करती है। तो जो आईयूसीएन कैटेगरी 1A है, यह सख्त प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित करती है या उनसे संबंधित है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो दूसरी कैटेगरी है आईयूसीएन की वो है 1B। ठीक है, 1B ये क्या होती है, इसके तहत जंगली क्षेत्रों को इंक्लूड किया जाता है। कैटेगरी 2 में, या सॉरी कैटेगरी 1B में जंगली क्षेत्रों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, वाइल्डरनेस एरिया, अगर कोई वाइल्डरनेस एरिया है तो उसको कैटेगरी 1B में कवर किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद इसकी जो कैटेगरी है वो है कैटेगरी 2। ठीक है, कैटेगरी 2 यही कैटेगरी संबंधित है हमारे राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क से। जो नेशनल पार्क होते हैं उनको आईयूसीएन कैटेगरी 2 में रखती है। ठीक है, इसके बाद जो कैटेगरी 3 है हमारी, कैटेगरी 3, इसके तहत प्राकृतिक स्मारक विशेषता वाले क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या होते हैं, नेचुरल मोन्यूमेंट्स, नेचुरल मोन्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी कैटेगरी आती है कैटेगरी नंबर 4। तो ये जो कैटेगरी 4 होती है यह आवास या प्रजाति प्रबंधन क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो कैटेगरी 4 है, याद रखिए कैटेगरी 4 में कौन कवर होगा, आवास या प्रजाति प्रबंधन वाले क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी आती है हमारी कैटेगरी नंबर 5। तो ये जो कैटेगरी होती है ये हमारी संरक्षित परिदृश्य या समुद्री परिदृश्य को इंक्लूड करती है, यानी कि ये जो प्रोटेक्ट करती है, किनको प्रोटेक्ट करती है, लैंडस्केप को। ठीक है, लैंडस्केप, साथ में ही ये सी स्केप, ठीक है, समुद्री स्केप। ठीक है, तो इन दोनों को ये इंक्लूड करती है कैटेगरी नंबर 5। और इसकी जो लास्ट कैटेगरी है वो है कैटेगरी 6 हमारी। कैटेगरी 6 में क्या आता है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के साथ संरक्षित क्षेत्र आते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज
ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो इस तरह के एरिया जो होंगे वो कैटेगरी 6 में आएंगे। तो ये है हमारी IUCN और ये है उसकी सारी कैटेगरियां जिसके अंडर हम लोग इनको, जिसके अंडर ये प्राकृतिक क्षेत्रों को इंक्लूड करती है। हम आगे आने वाले वीडियो में इन सारी एजेंसी या जो भी प्राधिकारी अथॉरिटी इन सबको अलग वीडियो में कवर करेंगे। जो भी पर्यावरण से संबंधित इंटरनेशनल अथॉरिटी है इन सबको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लेते हैं कि ये है हमारी IUCN, ठीक है। चलते हैं अगले डिफरेंस की ओर। तो हमारा अगला डिफरेंस है डिफरेंस नंबर 10 है, जो कि सामुदायिक भागीदारी स्तर, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट लेवल। अब हम देखेंगे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो कितना गहरा होता है और कितना किस हद तक होता है, ठीक है। तो जो नेशनल पार्क होता है इसमें जो कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, इसमें कमतर भागीदारी होती है। इसी प्रकार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इसमें भी कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो कम होता है। लेकिन जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें जो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत हाई लेवल का होता है, उच्च स्तर की भागीदारी होती है, ठीक है। जैसे हमने पिछले से देखा भी था कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को प्रोग्राम चलाता है MAB, उसमें क्या होता है, उसका उद्देश्य ही यही है कि लोगों के द्वारा, ठीक है, लोगों के द्वारा प्लस और जो उनका पर्यावरण उनके बीच के संबंध को सुधारना है, ठीक है। तो इसलिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें कम्युनिटी का जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं, जो लोग होते हैं, इनमें इन लोगों का महत्व बहुत, या भागीदारी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखते हैं अगला डिफरेंस की ओर। तो अगला डिफरेंस हमारा डिफरेंस नंबर 11, अनुदान फंडिंग। तो अब देखेंगे ये जो हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व है, इनको चलाने के लिए, इनको मेंटेन, इनको मॉनिटरिंग करने के लिए फंडिंग कैसे होती है या कौन करता है, ठीक है। तो जो नेशनल पार्क है इनको फंडिंग कौन करता है, अनुदान कौन देता है, राष्ट्रीय सरकारें या राज्य सरकारें, और साथ में जो पर्यटन राजस्व है उसके द्वारा इनको सबको मेंटेन किया जाता है नेशनल पार्क को, ठीक है। इसी प्रकार वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी, इनको सरकारी स्रोतों यानी कि सरकारें जो हैं, राज्य सरकार हो या राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो, उनके द्वारा, और कभी कभी विशिष्ट वन्य जीव संरक्षण अनुदान के माध्यम से इनका फंडिंग की जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की जो फंडिंग है उनको कौन करता है, उनकी फंडिंग होती है सरकारी स्रोत, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, बायोस्फीयर रिजर्व के मामले में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी फंडिंग करती हैं, और साथ में स्थानीय समुदायों का योगदान होता है। देखते हैं अगला डिफरेंस। तो अगला डिफरेंस है डिफरेंस नंबर हमारा 12 है, जो कि जुड़ा हुआ है हमारा संरक्षण रणनीति से, ठीक है, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। तो आप देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी के तहत नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं उनके संरक्षण की रणनीति होती है कि उनके आवास संरक्षण और प्रजातियों की सुरक्षा और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने पर ध्यान देना, ठीक है। तो जो नेशनल पार्क होते हैं इसकी स्ट्रेटेजी है कि आवास संरक्षण और प्रजातियों की सुरक्षा और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखना, ठीक है। तो ये इन सब पर फोकस करती है। इसके बाद देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विशिष्ट प्रजातियों या पारिस्थितिक समुदायों के लिए लक्षित संरक्षण प्रयास पर ध्यान देना, ठीक है। तो इसके जो होते हैं टारगेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जाते हैं। अब इन्हीं कार्यक्रमों के तहत यहाँ पर प्रजनन कार्यक्रम, ब्रीडिंग प्रोग्राम या अवैध शिकार विरोधी उपाय और आवास बहाली, हैबिटेट रिस्टोरेशन जैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। और ये सारे प्रोग्राम हमारे कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के तहत ही चलाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी क्या स्ट्रेटेजी है। तो इसमें संरक्षण के लिए समग्र दृष्टिकोण को लागू करने पर ध्यान देना। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इनके संरक्षण के लिए होलिस्टिक अप्रोच पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, यानी कि समग्र दृष्टिकोण पर हम लोग ध्यान देते हैं, या होलिस्टिक अप्रोच को पूरा करने के लिए, पहुंचने के लिए हम लोग कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से हमारा सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो है हमारा आवास संरक्षण जैसे कार्यक्रम, ठीक है। इनके जो हैबिटेट होते हैं उनको रिस्टोर रख के उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है। या अलग प्रोग्राम हो गया स्थायी भूमि उपयोग, ठीक है, जो वहाँ की स्थायी भूमि है उनके भूमि के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। और तीसरा है पर्यावरण शिक्षा, ठीक है, लोगों को पर्यावरण शिक्षा देकर जागरूक किया जाता है पर्यावरण के बारे में, ठीक है, ताकि लोग पर्यावरण के साथ मिलकर पर्यावरण के विकास में योगदान दे सके। आइए देखते हैं अगला डिफरेंस। अगला डिफरेंस है डिफरेंस नंबर 13, जो कि है अनुसंधान से संबंधित, ठीक है, रिसर्च से संबंधित। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह की रिसर्च नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व में होती है। तो जो नेशनल पार्क होते हैं ये यहाँ पर
पार्क के पारिस्थितिक तंत्र और आगंतुकों प्रभावों को समझा जाता है। ठीक है, तो जो नेशनल पार्क में रिसर्च की जाती है वो उसका जो एम होता है, जो टारगेट होता है, वो फोकस होता है किस पर? उस पार्क के पारिस्थितिक तंत्र को समझना और जो वहां पर आगंतुक आ रहे हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके प्रभाव को समझना, उनके आने से जो नेशनल पार्क पर प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव को समझना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका जो रिसर्च का उद्देश्य होता है इसमें, उसका उद्देश्य है प्रमुख प्रजातियों के व्यवहार, स्वास्थ्य और संरक्षण की स्थिति और प्रबंधन पर ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिसर्च की जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वन्य जीव अभ्यारण्य में, उसका केंद्र बिंदु होता है प्रजातियों के पहले तो व्यवहार का देखा जाए कि जो प्रजातियां वहां पर हैं उनके व्यवहार में कोई चेंज तो नहीं है। ठीक है, उनका स्वास्थ्य में देखा जाए, वो सारी स्वास्थ्य प्रजातियां, उनके संरक्षण पर देखा जाए, उनके संरक्षण की स्थिति को देखा जाए, इन सारी एक्टिविटीज पे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी की रिसर्च केंद्रित होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, इनमें रिजर्व की पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व में उसकी पारिस्थितिक कैसी है, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान देखा जाता है और उन्हीं पहलुओं पर रिसर्च की जाती है। आइए देखते हैं अगला डिफरेंस। अगला डिफरेंस है डिफरेंस नंबर 14 हमारा। ठीक है, 14 में क्या है, स्थानीय समुदायों पर प्रभाव देखेंगे, इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, ये जो नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, इनका लोकल कम्युनिटीज पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको इसमें देखेंगे, इस स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो नेशनल पार्क में सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है लोकल कम्युनिटीज पर वो है कि संरक्षण प्रयासों के कारण स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लग जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, जो वहां के लोकल लोग रह रहे हैं तो उनको क्या होगा, उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, उनको बैन लगा दिए जाएंगे, उनकी एक्टिविटीज पे बैन लगा दिया जाएगा। जहां पर वो पहले स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे वहां पर अब क्या होगा, उनको प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला इम्पैक्ट होता है लोकल कम्युनिटीज पर। इसके बाद जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है वो है पर्यटन से संबंधित रोजगार और आर्थिक लाभ के अवसर पैदा होते हैं। अब जब वो कोई एरिया है वो नेशनल पार्क बना दिया गया तो वहां वो क्या है, पर्यटन के लिए खुला हुआ है। उससे क्या होगा, पर्यटन से वहां के जो लोकल लोग होंगे उनको रोजगार मिलेगा और आर्थिक लाभ के अवसर पैदा होंगे। ठीक है, तो ये है इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल पार्क। इसके बाद देखते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहला इम्पैक्ट है कि संसाधनों तक स्थानीय पहुंच का सीमित होना। ठीक है, जैसे ऊपर देखा था कि जो संसाधन है वहां पर क्या होगा, स्थानीय जो लोकल लोग उनकी पहुंच क्या होगी, वो सीमित हो जाएगी, प्रतिबंध लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा प्रभाव पड़ेगा वो है अभ्यारण्य संरक्षण जागरूकता पर स्थानीय समुदायों के साथ काम करना। ठीक है, तो अब जो लोग होंगे वहां के जो लोकल होंगे उनका जो पार्टिसिपेशन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा अभ्यारण्य संरक्षण जागरूकता प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे तो क्या होगा, वहां के जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी या भागीदारी मिलेगी। और तीसरा है प्रबंध प्रथाओं में शामिल होना। ठीक है, अब जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो भी प्रबंधन से संबंधित कोई भी एक्टिविटी लागू की जाएगी या चलाई जाएगी तो उसमें जो लोग होंगे, लोकल होंगे, वो क्या होंगे, उसमें शामिल होंगे। ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये होंगे इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में। इसके बाद देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होगा, स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में समर्थन मिलेगा। ठीक है, जो स्थानीय समुदाय होंगे उनको क्या होगा, संरक्षण के प्रयासों में समर्थन मिलेगा, समर्थन दिया जाएगा। इसके अलावा वहां के जो लोकल लोग उनको स्थायी आजीविका के लिए संसाधन पैदा होंगे। ठीक है, उनकी आजीविका के लिए संसाधन पैदा होंगे। और तीसरा इम्पैक्ट ये होगा कि वहां के जो समुदाय आधारित संरक्षण पहल है उसको क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये है इम्पैक्ट जो कि लोकल कम्युनिटीज पर पड़ते हैं जब भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं या प्रभाव में आते हैं। चलिए देखते हैं अगला डिफरेंस। डिफरेंस नंबर 15, सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी इंगेजमेंट। अब देखते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व के मामले में इन सारे कम्युनिटीज का क्या एंगेजमेंट होता है या सहभागिता होती है। ठीक है, तो नेशनल पार्क के मामले में यह है कि इससे क्या होता है, संघर्षों को कम करने और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होती है। तो जो नेशनल पार्क के संबंध में एंगेजमेंट होता है उसमें क्या होता है, पहले तो होता है कि लोगों और पर्यावरण के संघर्षों को कम करना, पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मामले में यह है कि यहाँ पर मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया जाता है और संरक्षण लाभों को बढ़ावा दिया जाता है।
ठीक है, तो जो कम्युनिटी एंगेजमेंट होगी उससे क्या होगा, मानव और वन्य जीव संघर्ष होगा वो क्या होगा, कम होगा और संरक्षण के लाभों को बढ़ाने में फायदा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसमें क्या होता है, इसमें सामुदायिक भागीदारी और सहयोग का उच्च स्तर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो सामुदायिक भागीदारी होगी वो बहुत बढ़ चढ़कर होगी और उनका सहयोग भी बढ़ चढ़कर मिलेगा। जैसे कि अगर बात करें जैसे कृषि, पर्यावरण, पर्यटन और स्थानीय संरक्षण परियोजनाएं, ठीक है, तो जब कभी भी बायोस्फीयर में इस तरह की परियोजनाएं चलाई जाएंगी तो उसमें सामुदायिक भागीदारी हाई लेवल की होगी और उनका सहयोग भी एक उच्च स्तर का होगा। आइए देखते हैं अगला डिफरेंस। तो अगला डिफरेंस है हमारा अंतरराष्ट्रीय पहचान। ठीक है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अब देखते हैं कि जो नेशनल पार्क या जो 3 तरह के जो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया हैं इनको किस तरह की इंटरनेशनल पहचान मिलती है या कौन सी चीजें या कौन से एक्ट या कौन सी अथॉरिटी इनको अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाती है। ठीक है, तो जो नेशनल पार्क की बात रहे तो इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिलती है। नॉर्मली क्या होता है, इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिलती, बल्कि इनको क्या होती है, जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें होती है वो इनको मान्यता देती है। लेकिन इन केस अगर कोई नेशनल पार्क, ठीक है, किसी वैश्विक नेटवर्क या संधियों का हिस्सा है तो उसको क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनको साइट्स, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज या लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत विशिष्ट प्रजातियों के लिए मान्यता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो जो वाइल्ड में सेंचुरी होती है इनको इंटरनेशनल मान्यता कैसे मिलती है, साइट्स के द्वारा। ठीक है, ये एक हमारी क्या है, कन्वेंशन है जो कि लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज उनके व्यापार को ये रोकती है। ठीक, इसके बाद देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व जैसे हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि इसको यूनेस्को के मैन एंड दी बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत नामित किया गया है, जिसके तहत इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरह इनको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला डिफरेंस जो कि है 17। अब देखते हैं कि सबसे पहला फर्स्ट इन इंडिया नेशनल पार्क कौन सा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी थी और बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी थी। ठीक है, तो जो सबसे पहला नेशनल पार्क था भारत का वो था हमारा हेली नेशनल पार्क, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, जो कि उत्तराखंड में है। भारत का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो सबसे पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत की वो है हमारी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 1928 में बनी थी और कहां पर है, असम में है। ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा भारत का वो है हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जो कि कहाँ है, पश्चिमी घाट में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, या इसकी पहचान 1986 में हुई थी। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर जो सबसे बड़े भारत में कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क भारत का कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। ये सब भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। भारत की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि गुजरात में। ठीक है, और इस सेंचुरी में जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी भारत की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सबसे छोटा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है हमारा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, ये है सबसे छोटा नेशनल पार्क। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वर्धा महाराष्ट्र में है। ठीक है, और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा डिब्रू सिकोवा असम में। ठीक है, तो सबसे छोटा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, डिब्रू सिकोवा, जो कि असम में है। तो ये है हमारे तीनों सबसे छोटे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये थे सारे हमारे अंतर जिनको हमने अभी देखा। तो ये सारे अंतर उन विभिन्न भूमिकाओं को उजागर करते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य व बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षण में भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, साथ ही ये जो संरक्षित क्षेत्र है ये प्रकृति के संरक्षण के महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे पृथ्वी की समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत का आनंद ले सकें।
ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।